पहली बार मद्रास में एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंप में मुलाकात हुई। वाह, क्या गाते हैं आप? क्या नाम है आपका? नीरजा। और आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। अरे वाह, अच्छा लगा ये जानकर। प्यार सच्चा या प्यार झूठा ही क्या होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, जो कुछ भी हमारे बीच था वो क्षणिक नहीं था, स्थायी था। तभी तो हम आज भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन डर गए थे शायद, या कुछ कमजोरी रही होगी, या कुछ डर था, या कुछ दुख था, शंका का अपने निर्णय पर। तभी तो हम बीच रास्ते से लौट गए। तुम कहीं इनफैक्ट यदि जिंदगी में कभी कुछ नहीं पा सका, आपको भी दोष दिया। दुनिया की भीड़ में मिला वो अजनबी, न जाने क्यों इतना अपना सा लगा, इतना अपना जैसे अपना खोया अर्थ स्वयं सा। हाँ, तो मैं कह रहा था, हम लोग 15 दिन साथ रहे। 15 नहीं 16। ट्रेन में भी तो हम साथ थे ना? अरे हाँ, ट्रेन में भी तो साथ थे। और तुम्हें याद है हम लोग फिल्म देखने भी तो गए थे ना? हाँ। पागल हो गए तुम। आओ ना, एक बार अबे ट्रेन। अरे भाई साहब, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मैं माफी चाहूंगा, हमें ट्रेन पकड़नी है, वरना आपकी शादी में खाना खाकर जरूर जाना। चलो ना, तुम पीछे वेट करवाते हो। अरे गाड़ी पकड़, ध्यान से आना। फाइनली हमने ट्रेन पकड़ ली। नीरजा, एक बात कहूँ? हाँ। You are my soulmate। तुम पागल हो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। क्यों? Because I have also started loving you। सच? हाँ। Oh my God, I love you नीरजा। नीरजा, बोलो। वो देखो, मुझे लगता है हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभय, मुझे लगता है शायद अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। क्या तुम रुक पाओगे? बादल जैसे खुद भी शांत हो, और फिर कुछ समय बाद, लगभग 10 साल पहले, हम फिर मिले, बैठे कुछ निर्णायक बातें करने के लिए। हाँ, हम लोग यही मिले। ओके बेटा, एक ब्लैक कॉफी। कब से इंतजार कर रहे हो? जब से तुमसे मिला हूं मित्रा। और बताओ, लग गए वापस काम पर? हाँ, मैं तो कल ही आ गया था। कल ही? आधे ही काम पर चले गए? और क्या करता? मैं तो कल सारा दिन सोती रही, थोड़ी थकान भी हो रही थी, और दिवाकर ने भी छुट्टी ले रखी थी। ये मद्रास का ट्रिप काफी टायरिंग रहा ना? हाँ, मैं तो सुबह 11:30 बजे के लगभग नहा धोकर तैयार हो गया। फिर सोचा घर में क्या करूँगा, तो ऑफिस चला गया। वहां जाकर फोन किया तो पता चला कि तुम नहीं आओगे। वैसे ये ऑफिस छोड़ छाड़ के मिलने की क्या सोची? ऑफिस में मन नहीं लग रहा था नीरजा, तुमसे मिलने का मन था। मैं जानती थी तुम्हारा फोन जरूर आएगा। जानती थी या चाहती थी? इंतजार कर रही थी। किसका? तुम्हारे फोन का। और किसका? सच? हाँ। नीरजा, एक बात कहूँ? बोलो। अभी
देखो हम लोग 15 दिन एक साथ रहे, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे से बहुत सी बातें की। लेकिन अभी पिछले 24 घंटे में तुमसे दूर रहा ना, हाँ। तो कह नहीं सकता, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा। क्या अजीब सा? मतलब ऐसा लगा जैसे जैसे कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। मैं जो मिसिंग थी। नीरजा, मैं सीरियस हूँ और तुम हंस रही हो। और क्या करूं? यही अभय कि ऐसे तुमसे मिलना और इतने कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाना। मैंने भी कभी नहीं सोचा था नीरजा कि कोई ऐसा मिलेगा जो इतना अपना सा लगेगा। कैसे? जैसे तुमसे मिलने के बाद और तुम्हें समझने के बाद ऐसा लगा जैसे जीवन में एक शांति सी आ गई थी। और फिर ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भी ऐसा ही महसूस कर रही हो जैसा मैं महसूस करता हूँ। उसके बाद दिल और दिमाग के साथ काफी जिरह करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम दोनों साथ रहें तो कितना अच्छा होगा, जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी नीरजा, जीवन में एक नई जान होगी। जानते हो अभय, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे क्या लगा था? कब? फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ? हाँ। क्या लगा? मुझे लगा जैसे तुम बड़े घमंडी और बड़े अकड़ू से इंसान हो, जैसे किसी को कुछ समझते ही नहीं। अच्छा। हाँ, और पता है मैंने ये सोच लिया था कि मैं जिंदगी भर इस आदमी से बात तक नहीं करूंगी। पता नहीं क्या ही समझता अपने आप को। ऐसा इसलिए ना क्योंकि मैंने तुम्हारी स्काउटिंग का मजाक उड़ाया था। कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये स्काउटिंग वाले लेफ्ट हैंड से शेक हैंड क्यों करते हैं और वो अजीब गरीब सी क्लैपिंग? अच्छा ठीक है, अगर स्काउटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते तो चुप रहो, मत बोलो। ठीक है, अब मैं चुप ही रहूंगा। हाँ। तो क्या लगा? फिर लगा जैसे बड़ी जल्दी तुम्हें समझना शुरू कर दिया। ऐसे लगा कि एक नकाब है जो तुम दुनिया के लिए पहने हो, पर अंदर से तुम बहुत सॉफ्ट और बड़े बड़े सरल से इंसान हो। कैसे जाना? तुम्हें याद है जब हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरकर मुझे चोट लग गई थी? वो भी तुम्हारी वजह से। ना तुम ड्रिंक करके इतनी तेजी से चलते और ना मैं तुम्हारे पीछे भागी। पता है कितनी जोर से गिरी मैं, और अगर सर के बल गिरती तो क्या होता? वो तो डॉक्टर काला के पीछे आ रहे थे, उन्होंने तो मुझे उठाया। मैं भी तो तभी आ गया था नीरजा, डॉक्टर काला के पीछे आ रहे थे। जानती हो, और तुम्हारे चेहरे पर जो हमदर्दी के भाव देखे, तुमने बोला तो कुछ नहीं, पर आंखों से सब कह दिया। तुम्हें बहुत दर्द हुआ था नीरजा? हाँ, दर्द तो हुआ था, पर तुम्हारे चेहरे पर हमदर्दी और ग्लानि के जो भाव देखे ऐसे लगा जैसे ये सब लोग आसपास ना होते तो तुम पता नहीं क्या ही करते। तुम तो शायद रो ही देते, मानो अपने आप को दोषी मान रहे हो। You were so concerned about me. वो तो मैं हूँ नीरजा, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे हम लोग औरों की वजह से अपनों से अपने ही बात कहने से करते हैं, अपने मन की बात कहने से करते हैं, नहीं? मतलब ये कि हमें ये कहने में हेजिटेशन फील होती है, कहीं ना कहीं हम डरते हैं या हमें कुछ झिझक महसूस होती है ये कहने में कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है। पीछे एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, और ये तुम्हारी बनावटी अकड़ गंभीरता सब है। और लगा कि काश हम साथ होते, अकेले होते। तो क्या यही फैसला? हाँ, पर अब जरा गंभीरता से और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना होगा। वास्तविकता? हाँ। क्या वास्तविकता? बोलो नीरजा, क्या है वास्तविकता? आवाज तेज मत करो अभय, तुम कहना क्या चाहते हो? नीरजा, तुम फिर से सुनना चाहती हो तो कान खोल कर सुन लो। मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कैसे अभय? तुमने कभी सोचा ही कैसे हो सकता है? आई एम मैरिड, मेरी शादी को 12 साल हो गए और मेरे 2 बच्चे भी हैं। एंड यू नो वेरी वेल। नीरजा, तुम्हें पता है हम लोग ये जो सामाजिक संबंध होते हैं इन्हें बंधन क्यों कहते हैं? बंधन इज बॉन्डेज, स्लेवरी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मेरे कुछ कर्तव्य है उनके प्रति अभय। कर्तव्य
कर्तव्य, तुम्हारा मतलब है दायित्व का बोझ। नीरजा, तुम्हें पता है हम लोग इसे दायित्व का बोझ क्यों कहते हैं? जब उसे छोड़ने का मन करने लगे तो दायित्व एक बोझ सा ही तो लगने लग जाता है, नहीं? वेरी वेल सेड, बहुत सही कहा तुमने। लेकिन मैं कुछ और भी सोचता हूँ। क्या? क्या हमारा केवल दूसरों के प्रति ही दायित्व है? क्या हमारा अपने प्रति कोई दायित्व नहीं है? हाँ, शायद मैं भी यही महसूस करती हूँ आजकल। आजकल? हाँ। क्यों? अब कुछ बदल सा गया है क्या? अभय, तुमसे मिलने के बाद शायद मैं ही बदल सी गई हूँ। क्या बेसिक समझा? ऐसे लगता है जैसे जीने की चाह हुई है। जी तो तुम पहले भी रही थी नीरजा। हाँ, पर अब लगता है जैसे वो एक मरी मरी सी जिंदगी थी। दुख नहीं था, ये मानती हूँ, पर कुछ भी तो नहीं था। जाते हो अभय, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि जैसे जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। मैं देखा करती थी लोगों को जीते हुए, पर कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी इनमें से हो सकती हूँ। और शादी के बाद तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। नीरजा, तुम्हारी मैरिड लाइफ तो ठीक चल रही है ना? हाँ, दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरह से मुझे चाहता भी है, और दोनों बच्चों से भी खूब लगाव है। इसीलिए तो जिम्मेदारियों की बात चल रही। एक सवाल पूछूं? अगर तुम जवाब ना देना चाहो तो मत देना। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर क्या कमी रही? कमी तो नहीं, पर जाने अनजाने हम दोनों बस एक दूसरे से समझौते करते चले गए। सुख तो रहा, शायद शांति में रही, पर धीरे धीरे समझौतों का जो ये घेरा बना, इस घेरे में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पहले सोचा शायद यही प्यार है, रहती रही ऐसे ही, पर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना, कभी सोचा ना जाना। और अब क्या लगता है? समझौता प्यार नहीं होता भाई। इनफैक्ट प्यार में तो समझौते की जरूरत ही नहीं होती। जब दो लोग एक साथ सोचते हो तो बस, मैं क्या बताऊं अभी, तुम समझ सकते हो। यही कि प्यार में एक दूसरे को कुछ कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, तभी तो हम लोग इतना जल्दी इतना करीब आ गए। अब आगे क्या फैसला करना है? पता नहीं अभय, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी कंफ्यूज सा हूँ नीरजा। कंफ्यूज? हाँ, तुम तो लोगों को बड़े बड़े मैनेजमेंट के भाषण देते हो, लोगों के कंफ्यूजन दूर करते हो। तुम कैसे कंफ्यूज हो? नहीं, कंफ्यूजन वास्तव में कुछ नहीं है। बस हमें सोच समझकर एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन करना है अपने लिए। अपने लिए? हाँ, किसी दूसरे के लिए निर्णय करने का अधिकार कहाँ है किसी को? हम केवल अपने बारे में ही तो सोच सकते हैं ना। इसीलिए अब हमें सोच समझकर एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन करना है अपने लिए। You mean to say कि हमें अब अपने बारे में सोचना है? We should be selfish. हाँ, नहीं, देखो नीरजा, मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो समाज है ना, सोसाइटी, हम सब इसकी इकाइयां हैं। हम सब इससे अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन हम सबकी अपनी एक व्यक्तित्वता है, सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी के लिए मिसेस दिवाकर राव हो, लेकिन मेरे लिए नीरजा हो। दिवाकर के होने ना होने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारी अपनी जिंदगी है और तुम्हें पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय करने का। और तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए नीरजा कि हाँ, ये तुम्हारा अपना, अपनी जिंदगी के लिए लिया गया निर्णय है। वाह, क्या भाषण दिया है फिलोसफी का। अबे तुम ना कवियों जैसी बातें करते हो, पर लिखते कुछ नहीं हो। तुम लिखा करो, एक दिन लेखक बन जाओ। नीरजा, तुम भी ना गाती बहुत अच्छा हो, गायक हो, गायक बन जाओ। तुम ना बीच में टोक के सारी चेन गड़बड़ा देती हो। अच्छा सॉरी, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैं कह रहा था मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पर कैसे अभय? तुम जानती हो, मैं समझ सकता हूँ नीरजा, 12 साल का साथ कोई यूं ही नहीं होता। इंसान तो अपनी पुरानी घड़ी, जूते, मोबाइल, चश्मे से भी लगाव करने लगता है। फिर दिवाकर तो तुम्हारा पति है।
जिसके साथ तुम 12 साल, मैं समझ सकता हूँ नीरजा, उससे कितना आघात पहुंचेगा कभी सोचा है तुमने? नीरजा किसी एक के साथ तो ये होना ही है, क्योंकि तुम किसी एक के ही साथ रह सकती हो। अभय तुम कहना क्या चाहते हो? नीरजा मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी एक की झूठी खुशी के लिए हम दोनों अपने प्यार की सच्ची खुशी का गला कैसे घोट दें? अभय तुम ये सब कैसे कह डालते हो? नीरजा अब क्या निर्णय? निर्णय तो अभय उसी दिन हो गया था जब उस दिन देर रात तक कॉरिडोर में बैठकर मैं तुम्हारे साथ गाने गाती रही, बातें करती रही, हंसती रही। शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसी। अच्छा अब देखो इमोशनल मत हो, मुझे जाना है, मुझे देरी हो रही है। नीरजा दिवाकर से कोई बात करके देखो ना। कौन? मैं? और देखो क्या मैं करूँगा। मैं कैसे करूंगी अभय? कोई हिंट देकर देखो। वो हिंट नहीं समझता, वो तुम्हारी तरह स्मार्ट और एक्टिव नहीं है, वो एक सीधा सा और सरल सा इंसान है। जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि तुम 50 बार कह चुकी हो कि वो फैशनेबल नहीं है, सादगी पसंद है, साधारण सा है, ईमानदार है, वफादार है, जताता नहीं है लेकिन प्यार बहुत करता है। He is good but good for nothing। तुम ईर्ष्या से कह रहे हो ना? नहीं नीरजा, मुझे दिवाकर से कोई इच्छा नहीं, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि उसकी जगह मैं भी हो सकता था। तो शायद बात ही कुछ और हुई। मैं चलती हूँ। ये कहकर चला गया कि तुम सो जाओ, मैं बच्चों को देख लूंगा, वरना वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। बड़ा अलग है, एक नंबर का। अब खुद बताओ अगर मैं कैसे बात करूँ? तो मत करो, किसने कहा है बात? अभय हाँ नीरजा मत बात करो, किसने कहा है? मैंने। एक बात कान खोलकर सुन लो नीरजा, मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुका और ना ही मैंने तुमसे प्यार की भीख मांगी। मैं जैसा था वैसा रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी रह सकता हूँ नीरजा, मुझमें बहुत शक्ति है। जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी शक्ति के इस रूप को। अभय मैं वो नहीं कह रही जो तुम समझ रहे हो। नीरजा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। देखो अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन ठीक है, अब मैं तुमसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा अभय प्लीज नो, नॉर्मली यू आर वेरी स्वीट। अच्छा चलो ठीक है, बैठो, बताओ क्या बात हुई? बस फिर उसने बच्चों को सुलाया और खुद भी सो गया और मैं देर रात तक जागती रही, सोचती रही। क्या? यही अभय कि अगर दिवाकर की जगह पर तुम होते तो तुम हरगिज ऐसा नहीं करते। तुम्हें मेरे मन की बात समझने में शायद वक्त ही नहीं लगता। दिवाकर एक अच्छे पति की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गया, पर मेरे सर में तो दर्द था ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाया। फिर भी तुम यू नो वो नोटिस ही नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता है कुछ। जानते हो कभी कभी इंसान का मन करता है कि कोई दूसरा उसके मन के भाव को समझे, जैसे तुम समझते हो। जानते हो मद्रास में 14 और 15 दिनों में मैंने जितने गाने गाए शायद मेरी जिंदगी में कभी इतने गाने नहीं गाए। मिर्जा मैंने तुम्हें वहां भी कहा था और एक बार फिर कहता हूँ, तुम बहुत अच्छा गाती हो मिर्जा। यू हैव मोस्ट गिफ्ट ऑफ योर वॉइस। सच कह रहा हूँ मिर्जा, तुम्हारी सुरों पर कमांड भी है मिर्जा, दुनिया को सुने तो ये आवाज। हाँ तो हाजिर एक बार जोरदार तालियां में इसे दिलाकर गाओगे। जोरदार तालियां। एक बार कोई बार गाना गाओ कोई बार प्लीज, एक बार ये प्लीज एक बार देखो। अब तो ये भाई साहब भी कह रहे हैं प्लीज। जवां जवां हवा भी है, रवां रवां सुना रहा है समा, सुनी सुनी फिजा भी है जवां जवां। काफिले बहार के बिखर गए हैं रंग से, किसी के इंतजार के लहर लहर की हो
सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सुना सदा, फिजा भी है जवां जवां। दिवाकर कैसा है? परसों ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आए, वरना डॉक्टर तो 1 हफ्ता और हॉस्पिटल में रुकने को बोल रहे थे, पर मेरे लिए बड़ी परेशानी का काम था। मैं घर देखूं या हॉस्पिटल? वैसे एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? ऑफिस में नॉर्मली काम करते करते अचानक से स्ट्रोक आ गया। आखिरी बार जब तुमसे मिलकर घर वापस लौटी तो घर आकर पता चला। ऑफिस के लोग ही उसे हॉस्पिटल ले गए, मुझे भी ढूंढते रहे, बहुत कॉल्स की मुझे भी। पिछले 14-15 दिन बहुत परेशानी में, बहुत तनाव में गुजरे। डॉक्टरों के आश्वासनों में भी उनके आत्मविश्वास की कमी नजर आती थी, और मैं सारी सारी रात एक पल भी सोए बिना बस उसे देखती रहती थी। एक डर सा लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। अबे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं नीरजा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तुम नाराज हो ना कि मैं इतने दिन तुम्हें मिलने नहीं आई? तुम खुद बताओ अभी मैं कैसे आई? मैं तो आज भी छुट्टी एक्सटेंड करने के बहाने तुमसे मिलने आई हूँ, वरना बॉस तो फोन पर ही छुट्टी एक्सटेंड करने को बोल रहे। यानी तुम 1 महीना छुट्टी पर रहो? हाँ, शायद इससे भी ज्यादा। नीरजा, देखो ना, जिंदगी भी कैसे अजीब गरीब से इम्तिहान देती है ना? देखो, 36-37 साल हम लोग अपनी अपनी बेस्वादी से जिंदगी यूं ही जीते रहे, और फिर अचानक से हम मिले, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें सीखी, और हमने ये तय किया कि बाकी की जिंदगी एक साथ बिताएं। और ठीक उसी दिन, जिस दिन तुम ये तय करके जाती हो कि दिवाकर को बता देनी है सच्चाई इन संबंधों की, ठीक उसी दिन दिवाकर को हार्ट अटैक आ जाता है, और तुम मजबूर हो जाती हो उसकी सेवा करने की। और कह दो अपने मन की बात। नहीं नीरजा, ना तो मैं अपने मन की बात कह पाऊंगा और ना ही तुम समझ पाओ। मैं सब जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। अभय, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ जितना मैं अपने आप को। जो बात तुम कहने से डर रहे हो, मैं वो सोचने से भी डर रही हूँ। प्लीज वो बात मत कह देना। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ नीरजा, तुमने बहुत दुख सहे, तुम बहुत परेशान रही, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तो अपने भाग्य को पूछ रहा हूं। अब देखो ना, दिवाकर को तुम यूं ही बिना जाने पहचाने, बिना चाहे अचानक से यूं ही मिल गई, और जब मेरी बारी आई कि तुम मेरे पास आओ तो दिवाकर और क्या और है? बोलो क्या और? क्या मैं इस स्थिति में तुमसे मिलने आ सकती थी जब वो जिंदगी और मौत के बीच में है, जब उसका मेरे बिना कोई सहारा नहीं है? अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं, तुम घर जाओ, हम फिर बात करेंगे। नीरजा, अगर मेरा तुम्हारे साथ रहने के बाद भी तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तो मेरा तुमसे प्यार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अभय,
मुझे कुछ समय दे सकते हो? इतना समय नीरजा? जब तक दिवाकर ठीक ना हो जाए। कितना ठीक? बोलो कितना ठीक? क्या इतना ठीक कि वो तुम्हारे बिना रह सके? इतना ठीक वो था ही तब जो अब होगा। तुम कहना क्या चाहती हो नीरजा? यही अब है कि हम दोनों जो करना चाह रहे थे वो करना इतना आसान नहीं है। इस दुर्घटना के बाद तो सारी परिस्थितियां ही बदल गई। मैं ये नहीं कहती कि मैं कमजोर हूं या मैं भावुक हूं, पर जो कुछ मैं कह रही हूं वो कहने की मेरी इच्छा भी नहीं है, पर हटकर चलने का साहस भी नहीं। साफ साफ कहो नीरजा, तुम क्या कहना चाहती हो? यही अब है कि मैं अभी वो नहीं कर सकती जो तुम चाहते थे। क्या ये सिर्फ मैं चाह रहा था? बोलो नीरजा, क्या ये सिर्फ मैं चाह रहा था? एक बात कान खोलकर सुनो नीरजा, ये साथ साथ रहने का फैसला मेरा या तुम्हारा अकेले का नहीं था, हम दोनों का था। साझा निर्णय, कलेक्टिव डिसीजन। और अब तुम इससे वापस जाना चाहती हो? हाँ, वापस जाना चाहती हूँ। अभय, मैंने बहुत सोचा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शायद हम दोनों बहुत आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो गए थे। और अब इस विषय पर मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि बहस में तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। You are only being stupid. What? Say that again. तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता करने जा रही हो। जानती हूँ। अभय, तुम समझते क्यों नहीं हो? इतना दम भरते हो मुझे समझने का। मैं ना तो तुमसे अलग होना चाहती हूँ, ना मैं अपने निर्णय में कोई परिवर्तन चाहती हूँ। बस मुझे कुछ समय दे दो। तुम डर गई हो नीरजा? आगे का रास्ता देखकर तुम डर गई हो। तुम नदी के उस पार भी जाना चाहती हो और कोई कदम भी नहीं उठाना चाहती। तुमने तय किया है नदी के साथ साथ चलते रहने का, उस तरफ देखते देखते। लेकिन यकीन करो, इस तरह तुम कभी कहीं नहीं पहुंच पाओगी। एक कदम तो उठाना ही होगा। अभय, प्लीज मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दूं? हाँ। नहीं नीरजा। हेलो हेलो, कौन? हेलो। अरे बेटा हेलो? घर ले जाओ, नीरजा, घर ले जाओ। कोई हाँ? है तुम्हारे वहाँ? हाँ हाँ। इसका मतलब है तुम अभी बात नहीं कर पाओ। तो सुन लो नीरजा, मैं ना कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ साल भी लगे, सोचा तुम्हें बता कर जाऊं। नीरजा, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि इंतजार करना। नीरजा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नीरजा। रखता हूं। सागर की गहराई में डूबते सोचते, न जाने क्यों ऐसा क्यों होता है। सूर्यास्त इतना करुणामय दृश्य क्यों होता है? और यूं ही सोचता, न जाने। कैसे हो गए? मैं अच्छा हूं नीरजा, तुम कैसे हो? कब आए? 3 दिन हो गए। 3 दिन? तुम्हें कैसे पता चला मेरा यहाँ आने का? तुम्हारे सेमिनार के बारे में अखबार में पढ़ा। अकेडमी फोन किया तो पता चला कि तुम यहाँ ठहरी। पर जब तक मैं यहाँ आई तुम जा चुके थे। इसलिए तो तुम्हारे लिए रिसेप्शन पर मैसेज छोड़ा। कितना समय हो गया ना अभय? शायद 10 10 साल। साल। अभय,
तुमसे मिलने से पहले एक डर सा लग रहा था। कैसा डर नीरजा? यही कि तुम पता नहीं कैसा व्यवहार करोगे, पता नहीं मिलोगे भी या नहीं। क्यों? ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग बदल जाते हैं अभय। लेकिन मैं अपने आप को भीतर से नहीं बदल पाया हूँ नीरजा। लेकिन हाँ, बाहर से शायद कुछ बदल सा है। जैसे अभी पिछले महीने मद्रास गया था, एक लेक्चर के लिए बुलाया था। लेक्चर देने के बाद मैं वहीं उसी जगह उसी हॉस्टल में गया जहां हम लोग मिले थे। तुम्हें याद है वो सीढ़ियां जहां मैं गिरी थी? तुम्हें अब तक याद है? कैसे भूल सकती हूँ? कैसे पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागी। मैं समझ रही कि तुम गिर गए और मैं ही गिर गई। हाँ, तो तुम बता रहे थे? हाँ, वो सीढ़ियां अब वहां नहीं रही, अनेक्सी बन गई। तुम्हें बुरा लगा होगा? नहीं, वो सीढ़ियां जिनसे कोई गिर जाए वो ना ही हो तो अच्छा है। कब तक हो यहाँ? वैसे तो आज शाम की फ्लाइट से जाना था, लेकिन तुम्हारा संदेश मिला। अब सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से जा रहा हूँ। 1-2 दिन और नहीं रुक सकते? 1-2 दिन? क्या कह रही हो निशा? कल जीएम की मीटिंग है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरा चेयरमैन बनना लगभग तय है। मेरी मजबूरी है निशा, मुझे जाना होगा। ये लाइट दे दो। और वेटर की भूमिका में थे आयुष सर। और अभय की भूमिका में थे डॉक्टर अजय कुमार शर्मा। यहाँ से मंच से ले रही हूँ, वो मंच पर आ जाएंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। रमेश मूर्ति जी, अंकित शर्मा, ऋषि नागर जी, डॉक्टर प्रीति, संजू सैनी अगर हो उपस्थित तो अखाड़ा के राइटर थे, शिवराज गोयल जी। का मैं बहुत से लगातार यहाँ पे क्षमा मांगते हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। उनको भी सम्मान, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक और जो नाटक की बुनकर जो बनावट थी, संबंधों को किस तरीके से हम जीवन में सहेज के रखते हैं और सुबह जैसे पहले किरण सामने आती है वह प्रकाशमान हो जाते हैं संबंध। बहुत ही समंदर की गहराई में जितनी गहराई नहीं थी, इनके विचारों के अंदर इतनी गहराई थी। कलाकारों ने जो अपना प्रदर्शन यहाँ पे किया, डॉक्टर अजय कुमार, मेरे छोटे भाई रुद्राक्ष मिड्डा जी, मैं उनका भी यहाँ पे अब तो समापन की ओर है लेकिन स्वागत ही करता हूँ। आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री नवीन भैया जी, एसटी मार्केटिंग बोर्ड जी, वो भी हमारे बीच में। आदरणीय सुभाष दिगाड़ा जी, राष्ट्रपति अवार्डी हमारे बीच में है। ओम प्रकाश चौहान जी। अभी मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे मुख्य मेहमान हैं उनको भी, हमारे मध्य में जितने भी विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए मुख्य अतिथि जी डॉक्टर रुद्राक्ष मिड्डा जी।
ब्रदर मीडिया, तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।